Good morning, all of you. So I hope you are enjoying these days. तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं ग्रेविटेशन और ये वीडियो है ब्रॉड एनालाइजर की तरफ से और ये क्लास 11 का चैप्टर 8 टॉपिक है। तो चलो इस वीडियो को शुरू करते हैं। बहुत मजेदार होने वाला है ये वीडियो। इसमें फॉर्मूले जो है बहुत मेन रोल इसमें प्ले कर रहे हैं क्योंकि बहुत लोग तो इसको फॉर्मूले रटने के लिए ही बोल देते हैं क्योंकि बहुत सारे जो टीचर्स होते हैं वो बोलते हैं कि तुम इसके फॉर्मूले रट लो, तुम्हारा पूरा चैप्टर क्लियर हो जाएगा। अब बहुत बच्चे ऐसे भी है कि उनको फॉर्मूले रटा नहीं जाता। तो मैं गारंटी देता हूँ कि इस वीडियो को देखने के बाद तुम्हें फॉर्मूले देखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। फॉर्मूले तुम्हारे माइंड में ऐसे बैठ जाएंगे ना कि जब तुम इस ग्रेविटेशन चैप्टर को देखोगे तो तुम्हारे को वो फॉर्मूले याद आ जाएंगे। तुम्हारे माइंड में एक माइंड मैप बन जाएगा इस चैप्टर का। तो चलो इस वीडियो को शुरू करते हैं। बहुत मजेदार होने वाला है। तो जैसे कि तुमने पढ़ रखा है, ये देखो ग्रेविटेशन चैप्टर लिखा है और ये दिखा रहा है। अब इस सेबी की वजह से पूरी ग्रेविटी क्या क्या आ गई। सेब न्यूटन के ऊपर गिरा। न्यूटन ने बोला सेब क्यों गिरा। अब न्यूटन को लगा कि सेब गिरा तो गिरा लेकिन उसके ऊपर क्यों गिरा। गिरा तो ठीक है लेकिन उसके ऊपर क्यों गिरा। गिरा तो यहाँ पे सब लोग आते थे, लेटते थे, लौटते थे, तो उनके ऊपर नहीं गिरा, उसी के ऊपर गिरा। फिर ऐसे सोचते सोचते उसको ये दिमाग में आया कि वो गिरा तो ठीक है लेकिन वो नीचे क्यों आया, ऊपर क्यों नहीं आया। अगर ब्राज से उसका कोई कांटेक्ट तो ऊपर भी जा सकता था, नीचे क्यों आया। तब उसको पता चला कि कोई तो फोर्स है जो नीचे खींच रही है। तब उसने खोज की ग्रेविटेशन की। अच्छा, एक फैक्ट है कि ग्रेविटेशन और ग्रेविटी में भी अंतर है ना। ग्रेविटेशन हम जब यूनिवर्सली बात करें अट्रैक्टिंग फोर्स की, और वही अट्रैक्टिंग फोर्स अगर हम अर्थ में बात करें तो उसकी मीनिंग दूसरी हो जाती है जिसको हम ग्रेविटी बोलते हैं। तो अर्थ में अगर हम ग्रेविटेशन की बात करेंगे तो उसे हम बोलेंगे ग्रेविटी, लेकिन अगर यूनिवर्स में अट्रैक्टिंग बॉडीज की बात करेंगे तो उनको बोलेंगे ग्रेविटेशन, है ना। तो चलो यही आगे देखते हैं। तो ये रहा इंट्रोडक्शन। तो तुमने जो देखा ही होगा, ये तो तुमने नोटिस भी किया होगा कि अगर जब तुम बॉल को ऊपर फेंकते हो तो बॉल अपने आप सडनली नीचे आ जाती है। ऐसा क्यों होता है। अब कुछ फेमस साइंटिस्ट जिन्होंने ग्रेविटेशन के फील्ड में बहुत अच्छे अच्छे काम किए। एक है गैलीलियो गैलीलाई, एक है निकोलस कोपरनिकस। और एक फैक्ट बताओ, जो गैलीलियो गैलीलाई है उनकी जितनी भी थ्योरीज आई वो सब मिडनाइट को आई हैं। सारी की सारी मिडनाइट पे आई हैं। और ये बहुत ही अच्छा प्रेजेंटेशन करते थे। पता नहीं आधी रात को इनको क्या सूझ जाता था कि ये थ्योरी दे देते थे, है ना। और निकोलस कॉपरनिकस, ये तो भाई एकदम क्या बताया, ये बहुत ही स्किलफुल मैन थे। इन्होंने अपने स्किल की वजह से बहुत ज्यादा ग्रेविटेशन में काम किया, है ना। तो चलो आगे देखते हैं। एक है टाइको बाही, डेनमार्क में थे ये। इनका बल्कि ज्यादा रोल नहीं है पर ये भी एक अच्छे साइंटिस्ट थे। जोहानस केपलर, इनकी तो बहुत सारी थ्योरी, इन्होंने बहुत सारे कंट्रोवर्शियल को, इन्होंने हम लोगों को बहुत सारी चीजें बताई सोलर सिस्टम में। जैसे कि पहले माना जाता था कि सूर्य अर्थ के चक्कर लगाता है, लेकिन बाद में हमको पता चला कि अर्थ और सभी प्लैनेट सूर्य के चक्कर लगाते हैं। तो उन्होंने यही चीजें बताई थी और बाकी ग्रेविटेशन के कुछ कॉन्सेप्ट इन्होंने बताए थे। तो चलो आगे देखते हैं। अब आते हैं अपने आइजैक न्यूटन। देखो बढ़िया बाल वाल बना रखे हैं, जैसे कि विग पहना है, असली बाल लग ही नहीं रहे हैं, एकदम चिकने हैं, बढ़िया दाढ़ी उड़ी कटाई है ना। आइजैक न्यूटन, इन्होंने यही थे मेन जिन्होंने पूरा ग्रेविटेशन कॉन्सेप्ट ले आया। बाकी लोग तो पहले सिर्फ चर्चा ही कर रहे थे, इन्होंने कॉन्सेप्ट लाया। अब ये आया आइंस्टाइन जैसा दिमाग। अच्छा, एक आइंस्टाइन की बहुत अच्छा फैक्ट है कि अभी भी जब आइंस्टाइन मरे थे तो उनका ब्रेन ना बहुत साइंटिस्ट ने निकाल के रख लिया था। उसको क्या किया था, उन्होंने उस पर रिसर्च किया इनके ब्रेन पे। उनको पता चला कि हमारे ब्रेन से, जो नॉर्मल ह्यूमन बीइंग का ब्रेन होता है, उससे 10 टाइम ज्यादा न्यूरॉन थे इनके ब्रेन में। मतलब कितने इंटेलिजेंट आदमी होंगे सोचो, बहुत जल्दी जल्दी इनका दिमाग दिमाग वर्क करता था। तो देखो कितना, अल्बर्ट आइंस्टाइन, इन्होंने भी अच्छी खासी ग्रेविटेशन फील्ड पे इक्वेशंस दी थी। तो चलो हम उनको भी आगे पढ़ेंगे। अब आते हैं कि भाई ग्रेविटेशन तो बोल रहे हो पर है क्या। तो देखो न्यूटन ने एक यूनिवर्सल लॉ दिया था ग्रेविटेशन का। उन्होंने बोला कि जो, हाँ ये सारे नोट्स के लिए हैं, तुम इनको लिख सकते हो वीडियो पॉज करके, बाकी मैं इस सारी चीजों को एक्सप्लेन कर रहा हूँ, है ना। सारी एक एक वर्ड एक्सप्लेन होगा, है ना। ठीक है, एवरी बॉडी इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट ईच अदर। हाँ, तो यूनिवर्स में हर एक बॉडी एक दूसरे को अट्रैक्ट करती है एक फोर्स से। और वो जो फोर्स होता है ना, वो उनके मासेस के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब कि जितना ज्यादा उनका प्रोडक्ट आएगा मास का, उतना ही ज्यादा ये फोर्स लगेगा। और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है उनके डिस्टेंस के स्क्वायर का। मतलब कि जितनी ज्यादा वो दूर होंगे ना, उतनी ही कम ये फोर्स लगेगी।
है ना। तो अब जैसे कि तुम्हें यहाँ पे एक डायग्राम दिख रहा है, एक सेकेंड, ये वाला जो डायग्राम दिख रहा है, इसमें M1 M2 दो ऑब्जेक्ट है। तो M1 इंटू M2 जितना ज्यादा होगा उतनी ज्यादा ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगी, और इनके बीच में डिस्टेंस हमें दिख रहा है R, ये जितना कम होगा, R जितना कम होगा, जितना कम, उतनी ही ज्यादा इसमें और ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगी। तो अगर तुम R को बढ़ाते जाओगे तो फोर्स, है ना। तो ये तो कॉमन ही है तुम्हारे पास तुमसे। जैसे कि अगर तुम एक प्लेट में रसगुल्ला रख दो, रसगुल्ला रख दिए, 3 4 तो रसगुल्ले रख दिए, तुमने उसको रख दिया बाहर, तुम्हारे आए दोस्त, या फिर कोई घर में भाई बहन, ये मान लो दो भाई बहन ही मान लेते, चलो भाई बहन है, अब वो छोटा भाई है, तो तुम जितनी दूर उस रसगुल्ले से जाओगे, और तुम्हारा भाई अगर उस प्लेट के सामने ही खड़ा है, और तुम जितनी दूर उस रसगुल्ले से जाओगे, तुम्हारी उस रसगुल्ले से पकड़ उतनी ही छूटते जाएगी। अगर तुम ज्यादा दूर चले गए और तुम्हें रसगुल्ला दिख नहीं रहा है, तो जब वापिस देखोगे तो वो रसगुल्ला गायब हो जाएगा, चला जाएगा तुम्हारे छोटे भाई या बहन के पेट में। तो जितना तुम डिस्टेंस बढ़ा रहे हो, उतना क्या हो रहा है, तुम्हारी फोर्स, अट्रैक्टिव फोर्स कम हो रही है उस रसगुल्ले से। तो वही है, ये सारी कॉमन बातें है ना। तो और इसी को हम ऐसे लिख सकते हैं कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस M1 इंटू M2, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r²। अब इसी को इन दोनों ने कंबाइन कर दिया है, तो M1 इंटू M2 अपॉन r²। ठीक है, ये एक इक्वेशन बन जाती है, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ मासेस अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर। अब फोर्स इज इक्वल टू, जब हम प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे, जैसे यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी का साइन है, तो हम जैसे ही इसको हटाएंगे, जैसे ही हम इसको हटा देंगे, इस वाले साइन को, इस वाले को हम लोग जैसे ही हटा देंगे, ये जो साइन दिख रहा है ये वाला, तो हम इसको जैसे ही हटाएंगे वैसे ही क्या हो जाएगा, ये एक कांस्टेंट आ जाएगा। क्या आ जाएगा, एक कांस्टेंट। अब ये जो कांस्टेंट है, हाँ, अब ये जो कांस्टेंट है इसकी एक वैल्यू है, और इसकी वैल्यू है 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg²। अब हम ऐसा क्यों करते हैं इसको, हाँ, इस कांस्टेंट को यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट भी बोलते हैं। और इसको लेने का रीजन क्या है कि जब भी हम प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे तो हम एक कांस्टेंट को क्यों लाएंगे, जैसे कभी जी ला दिए और कभी कुछ भी हटाओ, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की भी इक्वेशन है तो उसमें भी हटाओगे तो कभी कोई ना कोई कांस्टेंट आ ही जाएगा। तो ऐसा क्यों हो रहा है, ये हमको आज डिस्कस करना है। ये थोड़ा सा हम लोग इसको डिस्कस करेंगे, फिर आगे बढ़ते हैं। तो देखो ऐसा क्यों होता है, इसको तो हटा दिया हम लोगों ने, ग्रेविटेशन कांस्टेंट को, मतलब कि ले आए। अब कोई भी अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वाली इक्वेशन है, तो अगर तुम उसको ध्यान से देखोगे तो तुम्हें ये दिखेगा कि अगर तुम वैल्यू रख भी देते हो तो एक कॉमन वैल्यू से वो कम आएगी। जैसे कि मान लो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है 10 न्यूटन, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है 10 न्यूटन, और जब तुम उसका, और दो ऑब्जेक्ट के बीच है जिनका मास है M1 M2 अपॉन r²। तो जब तुम इन दोनों का सम करोगे, मतलब कि इस पूरी इक्वेशन को सॉल्व करोगे, तो मान लो तुम आया x आ गया, इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद मान लो तुम्हारा क्या है, x आ गया। तो अब जैसे ही x आएगा, इसको सॉल्व कर लो, M1 इंटू M2 को सॉल्व कर लो, r² को सॉल्व कर लो, और जैसे ही तुम इसको सॉल्व करोगे तो मान लो कि तुम्हारा क्या आ गया, x आ गया। और जो ये x होगा, ये 10 न्यूटन से कितना छोटा होगा, तुम बताओ, डिवाइडेड बाय, ये नहीं सॉरी, मल्टीप्लाइड बाय जी, मल्टीप्लाइड बाय जी, इतना कम होगा ये। मतलब ये कि अगर तुम इस पूरे इक्वेशन में जी का मल्टीप्लाई कर दोगे तो वही फोर्स की वैल्यू आ जाएगी, समझे। चलो आगे बढ़ते, बड़ा कॉन्सेप्ट भी नहीं था वो, फालतू में मैं तुमको इतना आगे ले गया, तुम्हें शायद समझ भी ना आया, तो चलो उसका कोई, अगर नहीं आया तो कोई दिक्कत भी नहीं है ना। चलो आगे देखते हैं, और इसको वेक्टर फॉर्म में ऐसे प्रेजेंट कर सकते हैं। और हाँ, यहाँ पे निगेटिव का साइन लग रहा है, तुम पूछोगे क्यों निगेटिव क्यों, तो ये जो निगेटिव का साइन यहाँ पे लग रहा है, ये इसलिए लग रहा है क्योंकि जो अट्रैक्टिव फोर्स होती है ना, अट्रैक्टिव फोर्स हमेशा निगेटिव ली जाती है।
क्यों ली जाती हैं ये हम तुमको आगे बताएंगे। तो जैसे कि क्वेश्चन है, नोट कर लो इसे, आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रेविटेशन फोर्स। तो जो ग्रेविटेशनल फोर्स है इसको लिख भी लेना, नोट्स बनाते जाओ साथ में। तो जो ग्रेविटेशनल फोर्स है सबसे वीकेस्ट फोर्स है, और जो ग्रेविटेशन फोर्स है वो अट्रैक्टिव फोर्स है, सिर्फ अट्रैक्टिव फोर्स है। जैसे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स देखे, मैग्नेटिक फोर्स देखे, तो अट्रैक्टिव और रिपल्सिव दोनों होती है, लेकिन ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है, सिर्फ अट्रैक्टिव, अट्रैक्ट करती है। और एक म्यूचुअल फोर्स है। म्यूचुअल फोर्स कैसे, कि अगर कोई एक ऑब्जेक्ट है वो दूसरे ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगा रहा है, जो दूसरा वाला ऑब्जेक्ट होगा वो पहले ऑब्जेक्ट पे भी फोर्स लगाएगा। मतलब ये है कि एक ऑब्जेक्ट है ए, एक ऑब्जेक्ट है बी। हाँ, मेरी बात को बस सुनते जाओ, तुम्हें लिखना तो पॉज करके लिखना है, मैं जो बोलूंगा ना तुम उसको विजुअलाइज करते जाना है, तो तुम्हें पूरा चैप्टर आराम से समझ आएगा। जैसे ही मैं बोल रहा हूँ एक ऑब्जेक्ट ए है, तो तुम्हें एक ऑब्जेक्ट तुम्हारे माइंड में क्लिक करना चाहिए, ए। तो देखो एक ऑब्जेक्ट ए है, दूसरा ऑब्जेक्ट है बी, विजुअलाइज हो रहा है, क्यूबिकल ऑब्जेक्ट हो रहा होगा विजुअलाइज। ऐसा क्यों हो रहा है, ये भी है कि सिर्फ अगर हम विजुअलाइज करते हैं तो क्यूबिकल ऑब्जेक्ट ही क्यों होता है, ये भी एक तुमको डाउट होगा। चलो ये सब बाद में डिस्कस करेंगे। अभी चलो देखो क्यूबिकल ऑब्जेक्ट ही मान लो, क्यूबिकल ऑब्जेक्ट है ए, क्यूबिकल ऑब्जेक्ट है बी। क्यूबिकल ऑब्जेक्ट ए पे एक फोर्स लगा रहा है, जैसे ही मैंने बोला फोर्स लगा रहा है, तुमको लगा होगा उस क्यूबिकल ऑब्जेक्ट से एक एरो निकल के बी पे लग रहा है, एक एरो जा रहा है वहां पे। और जो क्यूबिकल ऑब्जेक्ट ए बी पे फोर्स लगा रहा है, और जो क्यूबिकल ऑब्जेक्ट बी है वो ए पे एक फोर्स लगा रहा है। तो फोर्स कैसे, अट्रैक्टिंग, मतलब दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। ये होती है म्यूचुअल फोर्स की डेफिनेशन, ये होती है म्यूचुअल फोर्स की डेफिनेशन। म्यूचुअल फोर्स, म्यूचुअल फोर्स है ना। अब एक, ये एक सेंट्रल फोर्स है, ये बोल रहा है। सेंट्रल फोर्स कैसे, सेंट्रल फोर्स ऐसे है कि अगर मान लो दो ऑब्जेक्ट फिर से, हाँ ये जैसे कि मान लो दो ऑब्जेक्ट है, इरेगुलर बनाएंगे ऑब्जेक्ट को, एक ये ऑब्जेक्ट एक ये ऑब्जेक्ट, वरना अगर दोनों क्यूबिकल बनाए तो बहुतों के बीच में शक हो जाता है, ये सेम ही टाइप के ऑब्जेक्ट में लगता है। एक ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट बी, इसको मान लो ए, इसको मान लो बी, और ये लाइन इनके सेंटर्स को मैच कर रही है। ये वाली जो लाइन है, ये जो मैंने बनाई है, ये लाइन, ये क्या कर रही है, इनके सेंटर को मैच कर रही है। मैच कर रही है कि नहीं कर रही, मैच कर रही है ना। तो जो फोर्स लगेगा ना ग्रेविटेशन का, वही सेंटर का, जो ये लाइन जोड़ रही है इन दोनों के सेंटर को, उसके थ्रू लगेगा। ये होती है कि एक सेंट्रल फोर्स है। और ये बहुत बहुत ही इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, जब न्यूमेरिकल्स में भी अगर हाई लेवल के सॉल्व करोगे तो तुम्हें ये चीजें देखने को जरूर मिलने वाली है। तो एक एक बात को ध्यान से सुनते भी जाना। अब देखते हैं कि ये मास और डिस्टेंस डिपेंडेंट फोर्स है, ये मास और डिस्टेंस डिपेंडेंट फोर्स है। डिपेंडेंट कैसे, जैसे इसका फॉर्मूला पढ़े हो कि F इज इक्वल टू जी इंटू एम वन इंटू एम टू, तो मास पे डिपेंडेंट दिखा रहा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एम वन इंटू एम टू से। और डिस्टेंस पे भी डिपेंडेंट कैसे, कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। तो देखो डिस्टेंस पे भी आर, यहाँ पे क्या है, डिस्टेंस ही ना ऑब्जेक्ट के बीच में, तो डिपेंडेंट है। और ये इनवर्स स्क्वायर लॉ, लॉ इनवर्स स्क्वायर लॉ को भी क्या करता है, फॉलो करता है। कैसे, इनवर्स स्क्वायर लॉ, पहले तो बताओ इनवर्स स्क्वायर लॉ है क्या। तो देखो इनवर्स स्क्वायर लॉ का मतलब होता है वन अपॉन कोई भी क्वांटिटी का स्क्वायर। तो ये तो हम ग्रेविटेशनल के चैप्टर में पढ़े ही है कि जो फोर्स होता है वो फोर्स क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, डिस्टेंस के स्क्वायर के। तो ये क्या है, एक इनवर्स स्क्वायर लॉ को भी फॉलो कर रहा है। ये क्या है, देखो पहले आर का इनवर्स हो रहा है, फिर उसका स्क्वायर हो रहा है ना इनवर्स स्क्वायर, इसीलिए इसको क्या करते हैं, इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो कर रहा है। अब ये एक लॉन्ग रेंज फोर्स है, हाँ ये एक लॉन्ग रेंज फोर्स है, लेकिन लॉन्ग रेंज फोर्स है, जैसे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक और मैग्नेटिक फोर्स है, लॉन्ग रेंज उतनी नहीं है, लेकिन ये लॉन्ग रेंज है पर ये वीक है। जैसे ही तुम डिस्टेंस बढ़ाते जाओगे इसकी इंटेंसिटी कम होती जाएगी, धीरे धीरे कम होते जाएगा, लेकिन रहेगा लॉन्ग रेंज तक। और ये किसी मीडियम या किसी पे ये डिपेंड नहीं करता, इंटरेक्टिंग बॉडीज पे, है ना, कि कैसे कोई इंटरेक्ट कर रहा है, कि कोई ऑब्जेक्ट उल्टा है कोई सीधा रखा है, तो ये उससे कोई इसका
असर नहीं रहता। तो अब चलो देखिए दूसरा। अब देखो ये रहा एक क्वेश्चन। फाइंड द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन जुपिटर एंड इट्स नेचुरल सैटेलाइट कैलिस्टो। जुपिटर की बहुत सारे सैटेलाइट्स हैं, उनमें से एक कैलिस्टो है ना। तो द मास ऑफ द जुपिटर ये दे रखा है, मास ऑफ कैलिस्टो भी दे रखा है। तो m1 की वैल्यू क्या दे रखी है, 1.99 वाला मास ऑफ जुपिटर। m2 की वैल्यू मास ऑफ कैलिस्टो जो दे रखा है, और डिस्टेंस जो दे रखा है r की वैल्यू दे रखी है इनके बीच में 1.88। बस फॉर्मूले में रख दो, आ जाएगा तुम्हारा सोल्यूशन। तो चलो इसको पॉज करके कर लेना अपने से एक बार, फिर इसको नोट करना। वैसे है कुछ नहीं, सिर्फ कैलकुलेशन है। अब आता है कॉन्सेप्ट कि अगर हम मास को करेंगे, देखो अगर हम दो ऑब्जेक्ट रखे हैं, लेकिन अगर एक है 10 न्यूटन का और दूसरा हो गया 20 न्यूटन का, मतलब जैसे उसका डबल, और डिस्टेंस डी है, तो फोर्स क्या हो जाएगा, फोर्स भी हो जाएगा डबल। अगर कोई दो मास रखे हैं, एक मास है 10 का और एक है 30 का, तो मतलब 3 टाइम्स हो गया फोर्स, 3 टाइम्स हो गया मास, और डिस्टेंस दी ही है, तो उसके फोर्स क्या हो जाएगा, 3 टाइम्स हो जाएगा। अगर कोई मास है और वो है 10 और दूसरा वाला भी है 10 और डिस्टेंस है डी, है ना, तो इसका मतलब क्या रहेगा, फोर्स क्या रहेगी, एफ रहेगी। और अगर वही मास 2m है, मतलब कि डबल है, दोनों डबल डबल मास है, तो दोनों क्या हो जाएगी, 4 हो जाएगी। तो ये समझाने की बात ही नहीं थी, ये तो तुम्हें को अपने से पता है। ऐसे ही चेंज इन डिस्टेंस, अगर डिस्टेंस को हम वेरिएट कराते रहे, पहले डिस्टेंस को डबल कर दे तो फोर्स इतनी हो जाएगी 1/4, और डिस्टेंस को अगर हाफ कर दे तो सीधे 4 टाइम्स बढ़ जाएगी। और जैसे ही डिस्टेंस को डबल कर दे और मास को भी डबल कर दे तो वो वापिस हो जाएगी। तो ये थे इसके छोटे से फंडे, इसको तो ज्यादा ध्यान देने नहीं। अब देखो ये अर्थ का ये है सेंटर ऑफ मास, ये उसकी रेडियस, ये सेंटर ऑफ मास, ये उसकी रेडियस। और चलो आगे पहले एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी देखते हैं। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को हम जी से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसकी वैल्यू होती है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये जो वैल्यू होती है ये वेरिएट करती रहती है, वेरिएट क्यों करती है ये भी हम बताएंगे आगे। देखना एक, जैसे अर्थ इसमें गोल घूम रही ना, रियलिटी में अर्थ गोल होती नहीं, इलिप्टिकल होती है। चलो बाद में देखते हैं। तो कैलकुलेशन कैसे किया हम लोगों ने, वही फॉर्मूला लगा दिया, एफ इंटू जी एम इंटू जी इंटू एम इंटू कैपिटल एम इंटू स्मॉल एम अपॉन आर स्क्वायर। और फोर्स की वैल्यू तो हम जानते हैं कि एम जी होती है, एम जी रख दिया एफ की जगह। एम से एम कट गया, देखा एम से एम कैसे कटा, ये देखो ये रहा एम, इससे क्या कट गया, ये एम कट गया, एम से एम कट गया। तो जी की वैल्यू, ये जो जी है ये वाली, ये जी, इसकी वैल्यू क्या आ गई, जी एम अपॉन आर स्क्वायर। और हम कैपिटल जी की तो वैल्यू जानते ही है, और कैपिटल एम मतलब अर्थ का मास, अर्थ का मास भी जानते ही है, और उसकी रेडियस भी जानते हैं। तो हम क्या कर देते हैं, जी की वैल्यू निकाल लेते हैं और उससे आ जाती है 9.8 एवरेज। अब तुम बोलोगे कि सर फिर वेरिएट कैसे करती है, तुम ही सोचो वेरिएट क्यों कर रही है। जी तो देखो फिक्स है 6.67 इंटू 10⁻⁻⁹, एम भी फिक्स है, अर्थ का मास भी फिक्स है, और उसके रेडियस, हाँ रेडियस डिफर करता है। जैसे कि इसमें एक सर्कल में तो रेडियस ठीक है, लेकिन ये इलिप्टिकल है, एक जगह रेडियस कम हो जाती है और एक जगह रेडियस ज्यादा हो जाती है, इसलिए वैल्यू ऑफ जी भी डिफर करती है। ये तो चलो बात का टॉपिक है, अभी इतना समझ आया कि नहीं। दूसरा देखो वेरिएशन ऑफ जी। अब जी कैसे वेरिएट करता है, तो जी अर्थ के सरफेस से तुम कितनी ऊपर हो इससे भी वेरिएट करता है। तो ये रहा पूरा डेरिवेशन। अब डेरिवेशन तो मेरे को नहीं लगता समझाने की कोई जरूरत है, फिर भी बोलो तो मैं ऐसे ही तुम्हें एक्सप्लेन कर सकता हूँ। जैसे कि जी एच, एच क्या है, जी हाइट, एक पर्टिकुलर हाइट पे, जैसे कि ये इंसान तुम्हें दिख रहा है, ये एच हाइट की पे खड़ा है, एच हाइट पे खड़ा है, तो जो अर्थ की रेडियस बढ़ गई ना, वैसे अर्थ की रेडियस नहीं बढ़ी, लेकिन जो हम डिस्टेंस करेंगे, सेंटर ऑफ मास खींचता है, तो सेंटर ऑफ मास से तो रेडियस बढ़ गई ना। सेंटर ऑफ मास में जो अर्थ की रेडियस थी आर, तो उसमें एच भी ऐड हो गया। तो यहाँ पे हम सिर्फ लिखते थे आर, इस जगह पे सिर्फ आर लिखते थे, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, आर प्लस एच, तो जीएम अपॉन आर प्लस एच का होल स्क्वायर। जैसे कि जी का फॉर्मूला भी पढ़े ही ना, है कि जीएम अपॉन आर स्क्वायर।
तो उस आर की जगह क्या हो जाएगा, आर प्लस एच का स्क्वायर आ जाएगा, क्योंकि हम निकाल क्या रहे हैं, जी एच एच हाइट। ठीक है, बस इसी को फिर क्या करो, इसको क्या कर दो, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दो, तो जीएम इज इक्वल टू आर प्लस एच का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकेंड, इक्वेशन फर्स्ट क्या था, इसके पहले वाला, एक मिनट, ये है इक्वेशन फर्स्ट, ये वाला, ये इक्वेशन फर्स्ट है, और ये है इक्वेशन सेकेंड, एक सेकेंड, ये इक्वेशन सेकेंड। तो इक्वेशन और फर्स्ट और सेकेंड को अगर तुम इक्वेट करो, इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड को कैसे इक्वेट करोगे, एक सेकेंड, हाँ, जीएम, जीएम इज इक्वल टू आर स्क्वायर जी, ये है फर्स्ट, मैं सॉरी यहाँ पे कुछ पीपीटी में गड़बड़ हो गई, जीएम इज इक्वल टू आर स्क्वायर जी, यहाँ पे जीएम इज इक्वल टू आर स्क्वायर जी है, और यहाँ पे क्या है, जीएम इज इक्वल टू आर प्लस एच स्क्वायर जी एच। तो देखो दोनों के एलएचएस इक्वल है, तो आरएचएस भी इक्वल हो जाएंगे, तो ये देखो ये दोनों यहाँ पे इक्वल दिखा रहा है। अब आर स्क्वायर को आर स्क्वायर की टर्म्स में ले जाओ और जीएच को जी के टर्म्स में ले जाओ, तो ये इंटरफेस आएगा। तो ये है मेन वैल्यू। मैं तो तुम्हें प्रीफर करूंगा कि जब भी तुम कोई भी कुछ भी लगाओ, जब भी तुम कोई भी न्यूमेरिकल सॉल्व करो तो तुम इसको यही करो, लेकिन अब क्योंकि थोड़ा सा कैलकुलेशन बढ़ जाता है, तो इसलिए हम इसको ना सॉल्व करके इसको सॉल्व करते हैं। हालांकि ये भी सही है, लेकिन ये जो फॉर्मूला है ना, तो ये भी बता दो ये कब वैलिड होने वाला है। ये जो फॉर्मूला तभी वैलिड होगा जब जो आर एच की वैल्यू, सॉरी एच की वैल्यू क्या हो, वेरी वेरी स्मॉल, वेरी वेरी स्मॉल देन आर हो। जब आर के रिस्पेक्ट में क्या हो, एच की वैल्यू बहुत ज्यादा स्मॉल हो, तब ये वाली वैल्यू हमको यूज कर देगी, कौन सी, ये वाली, ये वाला फॉर्मूला यूज करना है, वरना हमको यही वाला फॉर्मूला यूज करना है। ये वाला तो नॉर्मली फॉर्मूला ना, देखने पे भयंकर लग रहा है इसमें कुछ नहीं। जहाँ पे आर रखते थे वहां पे सिर्फ आर प्लस एच रख देना है, कुछ नहीं इसमें। फील आ रहा है, आई होप आ रहा है। इतने इसमें अगर फील नहीं आ रहा है तो फिर तुम विजुअलाइज नहीं कर पा रहे, जो मैं बोल रहा हूँ, मेरी बातों पे तुम शुरू से ध्यान नहीं दे रहे। चलो अब आगे देखते हैं। अब इसी को तुम्हें सॉल्व करना है, सॉल्व करना तो आता ही। हाँ, बीच में जहां पे थोड़ा सा अलग है मैं वहां बता देता हूँ। देखो तुम इसको सॉल्व करोगे ऐसे ही, यहाँ पे क्या कर लिया तुमने, आर कॉमन ले लिया। जैसे ही तुम आर कॉमन लोगे तो क्या होगा, यहाँ पे एच में तो कोई नीचे आर है नहीं, तो अपॉन आर हो जाएगा। जैसे ही तुम आर वापिस में मल्टीप्लाई करोगे तो आर प्लस एच वापिस आ जाएगा यहाँ पे। तो यही चीज यहाँ पे लिखी है ना, आर कॉमन ले लिया, और इस आर से जैसे ही तुम इस आर को बाहर निकालोगे तो ये स्क्वायर हो जाएगा इसका, क्योंकि देखो होल स्क्वायर लगा है यहाँ पे। तो जैसे तुमने इसको बाहर निकाला तो ये हो गया आर स्क्वायर। जैसे ही आर स्क्वायर हुआ तो आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट जाएगा ऐसे, ये देखो, ये आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट गया। जैसे ही आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कटा, हमारे पास आया ये वाला इक्वेशन। अब यहाँ पे इसको हमने ऐसे लिख दिया, ऐसे लिख सकते हैं ना, यहाँ पे देखो स्क्वायर है, तो वहां जाएगा तो ये -2 हो जाएगा। इतना तो सबको मैथ्स आती होगी, इतनी तो सबको आती होगी। तो देखो ये आया तुमने, हाँ, जो बायो वाले हैं तो उनके लिए दिक्कत की बात है, लेकिन जो मतलब वैसे हैं, क्या बोलते हैं, मैथ्स स्ट्रीम के हैं, तो उन्होंने बाइनोमियल थ्योरम पढ़ी होगी कि 1 प्लस 1 माइनस, या फिर बोलो की पावर n, इसका क्या फॉर्मूला होता है, तुमने पढ़ा ही होगा। और n जो हो जब स्मॉल हो तब के लिए, है ना। तो देखो ये इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ये अप्रोक्स वैल्यू है, इसीलिए मैं इसको तुम्हें लेने को मना कर रहा था, क्योंकि ये सब में काम नहीं करेगा, ये अप्रोक्स है, ये क्या है, अप्रोक्स है। तो तुम इसी चीज को, क्योंकि -2 लग गया है, तो तुम ऐसे भी लिख सकते हो, इस माइनस को आगे ले आ सकते हो, इस माइनस टू को तुम यहाँ पे मल्टीप्लाई कर सकते हो। अब समझ आया, इस -2 को तुम इधर पे मल्टीप्लाई कर सकते हो, क्यों, क्योंकि एक छोरा है। अब बायो वालों को इतना समझने की जरूरत नहीं, ये तो डेरिवेशन है, इसको तुम याद ही कर लो, याद ही कर लो, या फिर याद भी मत करो, डेरिवेशन आता ही नहीं। अब किसी के टीचर ने बोल दिया आता हो तो फिर याद कर लो, क्योंकि बाइनोमियल थ्योरम का तुमको कोई काम ही नहीं बायो वालों को, और मैथ वाले तो आसानी से समझ गए। ठीक है, अगर किसी के स्कूल में चैप्टर अभी ना पढ़ाया हो तो वो बात अलग है, जब पढ़ाएंगे तो तुम्हें इसका डेरिवेशन समझ आ जाएगा।
चलो आगे देखते हैं। अब देखते हैं वेरिएशन ऑफ जी विथ रिस्पेक्ट टू द डेप्थ। कुछ नहीं करना, कुछ भी नहीं करना इसमें, वही सेम चीज है, वही सेम फॉर्मूला है। वहां पे क्या हुआ करता था, 2h, वहां पे क्या हुआ करता था, 2h, और यहाँ पे क्या हो गया, इसी की जगह यहाँ पे क्या हो गया, d, उसी की जगह यहाँ पे क्या हो गया, d हो गया। तो कुछ करना पड़ेगा नहीं, उसी बस इसको याद कर लो। इसका डेरिवेशन तो याद ही मत करो, ये बहुत कंफ्यूजिंग है, तुमको इसको याद ही नहीं करना है। पर हालांकि है आसान, पर तुम कंफ्यूज हो जाओगे इसलिए मैं बोल रहा हूँ। तुम बोलोगे सर आप समझा नहीं चाहते, चलो समझा देता हूँ क्या है इसमें। मास को क्या ले सकते हो, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। वॉल्यूम, अर्थ एक स्फीयर है, हम अब इसको स्फीयर मान के चल रहे हैं ना, तो स्फीयर अगर मान के चले तो 4/3 πr³ ये स्फीयर की वॉल्यूम होती है, वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है। डेंसिटी रो मान लिए। अब देखो r³ r³, हाँ हम कहाँ पे थे, सॉरी मैं भटक गया था, सॉरी सर भटक कैसे गए थे। हाँ तो ठीक है, कहाँ पे थे, कैपिटल जी अपॉन आर स्क्वायर, ये था, देखो ये चीज कैपिटल जी अपॉन आर स्क्वायर, सब्सटीट्यूटिंग इन इक्वेशन 1। कुछ आया दिमाग में, क्लिक किया, इक्वेशन क्या था, इक्वेशन 1 था अपना कि जो स्मॉल जी होता है वो किसके इक्वल होता है, जी एम अपॉन आर स्क्वायर, किसके इक्वल हो गया, जी एम अपॉन आर स्क्वायर की इक्वल हो गया ना। तो इसमें क्या कर दी, वैल्यू कहाँ रख दी, एम की वैल्यू रख दी इसने, इसी इक्वेशन में जो एम की वैल्यू तुमने क्या निकाली, ये कुछ किया ही नहीं खास, तुमने किया नहीं, वॉल्यूम तुमने क्या कर दिया, स्फीयर का फॉर्मूला रख दिया, डेंसिटी रो मान ली, और यहाँ पे रख दिया तुमने। इसको रखने के बाद तुमने अभी कुछ किया क्या, अभी कुछ भी नहीं किया, बस इसमें रखने के बाद इसमें रख दिया, एम की वैल्यू निकाल ली, अर्थ की, अर्थ का मास की वैल्यू निकाल ली, इसमें रख दिया। तो उसको सॉल्व करने के बाद ये आया, बस। अब आर यहाँ पे क्या तुम रखोगे, r-b, क्योंकि तुम डेप्थ का पूछ रहे हो, मतलब कि गड्ढा खोद रहे हो। अर्थ में जब तुम अंदर अंदर जाओगे तो क्या होगा, आर डिक्रीज होगा ना, कितने से डिक्रीज होगा, डी से डिक्रीज होगा। और वो डी क्या, डी की वैल्यू क्या होगी, वही होगी जो क्वेश्चन में गिवन होगी कि मैंने खोदा गड्ढा, 10 मीटर गड्ढा खोदा, 10 मीटर ड्रिलिंग की, 20 मीटर ड्रिलिंग की, तो तुम उसी के हिसाब से इसको क्या करोगे, अरेंज करोगे। फिर बस इसको क्या कर दो, डिवाइड कर दो जी से, जो वही यही वाला फॉर्मूला, जी एम अपॉन आर स्क्वायर वाला से इसको डिवाइड कर दो, तो तुमको ये फॉर्मूला देखने को मिलेगा। आई होप अब क्लियर हो गया। अब तो तुम्हें देखो रटने की बिल्कुल जरूरत नहीं, इसमें है ही क्या फॉर्मूले में, जी ऑफ डेप्थ 1 - d/r, पूरा फील दिला दिया मैंने तुम्हें, पूरा का पूरा फील आ गया इस एक ही वीडियो में इससे। अगर हाँ कोई मेरे बातों को अच्छे से सुना ना होगा, उसको विजुअलाइज ना करा होगा, या तो किसी का लिखने में ही ध्यान होगा, तो फिर मैं उसकी गारंटी नहीं ले सकता। जो मेरी बातों को अच्छे से सुन रहा है, जो मैं बोल रहा हूँ उसको धीरे धीरे विजुअलाइज कर रहा है, तो उसको तो पूरा ही समझ ही आ गया होगा, इसमें ज्यादा कुछ था ही नहीं। अब देखो, इनसाइड द अर्थ आउटसाइड द अर्थ जी की वैल्यू कैसे वेरी करती है। जैसे ही तुम अर्थ के अंदर घुसते रहोगे, जैसे ही तुम अर्थ के अंदर घुसते रहोगे, जैसे जैसे तुम अर्थ के नीचे जाओगे, तो एक सेकेंड रुकना, ये क्या हो रहा है, हाँ, जैसे जैसे तुम अर्थ के अंदर घुसते रहोगे, देखो जी की वैल्यू क्या करे, इंक्रीज करती जा रही इनसाइड द अर्थ। और जैसे जैसे तुम क्यों डिक्रीज इंक्रीज क्यों करती जा रही, क्योंकि यहाँ पे हम लोगों ने देखा था कि फॉर्मूला क्या है, डी अपॉन आर। तो जितना ज्यादा डेप्थ होगा, सोचो जितना ज्यादा डेप्थ होगा उतनी ही ज्यादा जीडी होगी, तो इंक्रीज करती रहेगी ना। और जैसे 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 हम क्या करेंगे, बाहर निकलते जाएंगे अर्थ से, तो जी की वैल्यू क्या होगी, घटते जाएगी, घटते जाएगी, घटते जाएगी और घटते जाएगी। क्यों, और एक टाइम पे कांस्टेंट हो जाएगी, ठीक है ना। क्यों ऐसा होगा, घटती क्यों जाएगी, अरे फॉर्मूला ही तो पढ़ा था, ये देखो, जी इंटू 1 - 2h/r। तो देखो जैसे जैसे तुम हाइट बढ़ा रहे हो तो घट रही है जी की वैल्यू, जी की वैल्यू घट रही है,
है ना। ये यहाँ पे लिखा गया। दूर जाते जा रहे हो तो भाई घटेगी है ये, है ना। अब वेरिएशन ऑफ जी विथ रिस्पेक्ट टू शेप ऑफ अर्थ। अब देखो, अभी तक हम सोचते आए थे कि जो अर्थ का शेप है वो क्या है, जो अर्थ का शेप है, सॉरी, जो अर्थ का शेप है वो क्या है, एक स्फेयर है। जैसे बॉल का शेप होता है, हम लोग उसको बॉल का शेप मानते आए हैं, लेकिन असलियत में बॉल का शेप नहीं होता। असलियत में इसका शेप ऐसा होता है जैसे सेम टू सेम दिखा रहा है ऐसा। इसीलिए बोलते हैं दोस्तों कि जो पोल पे जिस जी की वैल्यू होती है वो क्या होती है, बताओ। पहले ये बताओ कि जी की वैल्यू मैक्स होती है कि मिनिमम होती है। सबको इसमें डाउट रहता है, मैक्स की मिनिमम। सोचो सोचो सोचो, मैक्स की मिनिमम। पहले ये बताओ, ये एक इलिप्स है। मैथ्स वालों को पता होगा, बायो वालों को तो नहीं पता होगा, या फिर शायद उनको कहीं से पता चल गया हो। ये एक इलिप्स है, तो यहाँ से तुम देख भी सकते हो, विजुअलाइज भी कर सकते हो कि ये जो आर है, ये अर्थ के एक्चुअल रेडियस जो ये है उससे क्या है, ये रेडियस ऑफ अर्थ है, और ये रेडियस ऑफ इक्वेटर है, और रेडियस ऑफ पोल है। जो रेडियस ऑफ पोल है वो क्या है, रेडियस ऑफ इक्वेटर से क्या है, कम है। तो जैसे ही तुम आर बढ़ाओगे तो क्या होगा बताओ, जी की वैल्यू घटेगी कि बढ़ेगी। अरे देखो, फॉर्मूले में तुमने क्या पढ़ा, जितना ज्यादा डिनोमिनेटर होगा उतनी ही ज्यादा, उतनी ही कम ये वाली वैल्यू आएगी, 2h अपॉन आर वाली। जितना ज्यादा आर होगा उतनी ही ज्यादा ये 2h अपॉन आर, उतनी ही कम ये वाली वैल्यू आएगी। तो उतने ही ज्यादा क्या होगा, जीएच की वैल्यू आएगी। तो इसका मतलब जो जीएच है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर है। हाँ, ये चीज याद रखो कि जीएच जो है और जीडी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या है, आर है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल, जीएच और जीडी क्या इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर है। तो जितना ही इसमें जितनी कम आर होगी उतना ज्यादा जी की वैल्यू बढ़ेगी। तो देखो यहाँ पे आर क्या है, छोटी है, तो जितनी छोटी आर है उतनी ज्यादा जीएच वैल्यू होगी, जी की वैल्यू होगी। तो यहाँ पे जी की वैल्यू क्या होती है, मैक्स होती है। और यहाँ पे देखो आर बढ़ रहा है और इनवर्सली रिलेशन है, तो बढ़ेगा तो वो घटेगा। तो इसका मतलब यहाँ पे जी की वैल्यू क्या होगी, घटेगी। तो यहाँ पे यही चीज लिखी है कि जी एट इक्वेटर इज लेस देन जी एफ पोल, वही चीज लिखी है यहाँ पे भी। इसको नोट करना है, कर सकते हो। और यहाँ पे ये लाइन भी लिखी है कि सो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज मोर एट पोल देन एट इक्वेटर। अब देखो, हाउ मच बिलो द सरफेस ऑफ अर्थ डज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बिकम्स 1% ऑफ इट्स वैल्यू एट द सरफेस, एट द अर्थ सरफेस। और रेडियस ऑफ अर्थ दे रखी है 6400 किलोमीटर। देखो, जीडी की वैल्यू क्या बोलते हैं, 1% बोल दिया। इसका मतलब क्या है कि जी इज इक्वल टू 0.10। बस, जीडी का फॉर्मूला याद रखो कि जी इंटू 1 - d/r होता है। और जीडी की वैल्यू क्या रख दो, ये सॉरी यहाँ पे डी होगा, है ना, यहाँ पे क्या होगा, डी। थोड़ी सी पीपीटी में एरर आ रही है तो उसको थोड़ा सा एडजस्ट करते हैं, बाकी तो मैं हूँ सुधारने को। तो यहाँ पे क्या है, डी। जो जीडी की वैल्यू है वो क्या है, जी अपॉन 10 है, इसने दे रखी। तो यहाँ पे जीडी की वैल्यू तुम क्या रख दोगे, जी अपॉन 10 रख दोगे, पहली चीज। इससे क्या होगा, जी से जी कट जाएगा। फिर उसके बाद बढ़िया से सॉल्व कर लो। आर की वैल्यू 6400 दे रखी है, डेप्थ निकालना है, बस उसी को सॉल्व कर लोगे तो ये देखो डी की वैल्यू क्या आ जाएगी, डायरेक्ट 6336, है ना। कितनी आ जाएगी डी की वैल्यू, आई होप न्यूमेरिकल्स भी बन रहे होंगे। दूसरा न्यूमेरिकल, क्वेश्चन लिखो और आंसर मिलाओ। इसमें है कुछ नहीं, बताने लायक तो है नहीं। एट व्हाट हाइट अबव द अर्थ सरफेस द वैल्यू ऑफ जी सेम एज इन द माइन 80 किलोमीटर डीप। तो देखो ये मस्त, ये उतना मस्त नहीं फिर भी मस्त है। क्यों, क्योंकि पूछ रहा है कि जीएच की वैल्यू जीडी की कब इक्वल होगी। मतलब कि जी की वैल्यू एच हाइट पे और जी की वैल्यू एक पर्टिकुलर डेप्थ पे कब इक्वल होगी। अब ये पूछ रहा है, तो ये तब इक्वल होगी जब जी इंटू 1 - 2h अपॉन आर इज इक्वल टू जी इंटू 1 - d अपॉन आर होगा। ये चीज कंडीशन होगी। तो देखो 2h और d, बस इतना इस फॉर्मूले में डिफरेंस है। बाकी क्या होगा, ये जी से ये जी गया, ये वन से ये वन जाएगा, इस माइनस से ये माइनस जाएगा, ये आर से ये आर जाएगा। बचा क्या, सिर्फ 2h बाई डी। यही चीज बची, ये देखो दिख रहा है 2h इज इक्वल टू डी।
एच इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, D/2। और डी इसने कितना दे रखा है, 80। ये देखो 80 इज इक्वल टू 40। तो आपको मैं गारंटी देता हूँ, जिसने ध्यान से सुनी होगी बात, उसको ये पूरे फॉर्मूले रट गए होंगे, क्योंकि इन दो न्यूमेरिकल से ना फॉर्मूले आराम से रट जाते हैं। ये ऐसे न्यूमेरिकल्स इसीलिए मैंने उठाए थे। अब देखते हैं ग्रेविटेशन पोटेंशियल क्या है। द स्ट्रेंथ ऑफ द ग्रेविटेशन फोर्स एट अ पॉइंट इन अ ग्रेविटेशनल फील्ड इज डिस्क्राइब्ड बाय द ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ E और G इज अ वेक्टर क्वांटिटी। तो देखो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल से तुम समझ क्या रहे हो, जो तो ग्रेविटेशनल फोर्स की स्ट्रेंथ है एक ग्रेविटेशनल फील्ड में। हाँ ये बात तो अंडरस्टूड है ना, कि जहां तक ग्रेविटेशनल फील्ड होगी वहीं तक फोर्स लगेगा। अरे जहां तक स्टेडियम होगा, खेलने का मैदान होगा, खिलाड़ी वहीं तक ना खेलेगा, है ना। ये नहीं कि तुम स्टेडियम के बाहर ही रख लिए कि जाओ फील्डिंग तुम स्टेडियम के बाहर करो, वहां तक बॉल आएगी, ऐसे थोड़ी। तो ऐसे नहीं होता ना, इसीलिए ग्रेविटेशनल फील्ड जहां तक है वहां तक ग्रेविटेशनल फोर्स की एक एक पर्टिकुलर पॉइंट पे कितनी स्ट्रेंथ हो रही है। जैसे ये देखो, जैसे ये है ग्रेविटेशनल फील्ड, इरेगुलर भी हो सकता है, ये नहीं कि गोल गोल ही रहे, तुम गोल गोल पड़े हो आज तक। इरेगुलर भी हो सकता है। और ये एक पर्टिकुलर पॉइंट मान लेता हूँ, इस फील्ड पे ये रहा, हाँ ये रहा, और यहां से लग रही है फोर्स, यहां से। देखो इस ये जो फोर्स है, ये वाला जिसको बार बार मैं डार्क करते जा रहा हूँ, करते जा रहा हूँ, करते जा रहा हूँ, तो इसकी कितनी इंटेंसिटी है, कितना ताकतवर फोर्स है, यही जानना ग्रेविटेशनल पोटेंशियल कहलाता है। अब समझे, समझ गए। चलो इसको हम ई से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये वेक्टर क्वांटिटी है ना। अब another quantity associated with the point in the gravitational field is gravitational potential. It is scalar quantity. इतनी शांति क्यों है सर, आपको बन नहीं रहा है क्या? मैं ये सोच रहा था कि तुम्हें ये बात समझ जाऊं कैसे, कि तुम तो कंफ्यूज हो गए। अभी मैंने बोला कि ये वेक्टर क्वांटिटी है, और यहाँ मैंने बोल दिया कि ये स्केलर क्वांटिटी है, जैसे कि तुम भी पढ़ रहे हो। देखो द स्ट्रेंथ ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स, पहला वाला पढ़ रहा हूँ, है ना। चलो तुम्हें अब मैं शुरू से दोनों को एकदम क्लियर करवा के करूंगा, तो तुम्हें ये वाला समझ आएगा। अभी जैसे कि ये वाला चल रहा है, स्ट्रेंथ ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स एट अ पॉइंट इन अ ग्रेविटेशनल फील्ड इज डिस्क्राइब्ड बाय द ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ, इज डिस्क्राइब्ड बाय द ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ। इसको हम ई से डिनोट करते हैं। तो मतलब कि जो मैंने अभी तुम्हें डेफिनेशन बताई वो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल की नहीं थी, किसकी थी, ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ की थी। किसकी थी, कौन मेरी गलती पकड़ लिया था समझाते समय, बताना। ठीक है, वही एक्टिव होगा, वही एक्टिव होगा। हाँ अगर तुम सोच रहे हो कि सर मैं तो एक्टिव, मुझे अभी तक कुछ समझ नहीं आया, तो इसका मतलब वही तुम अभी चेक कर लोगे खुद को। अगर तुम अभी तक एक्टिव थे तो तुम ये गलती जरूर बता देते, बताना कमेंट में, ठीक है। तो जो ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ है, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। ये बेशक एक वेक्टर क्वांटिटी है, डायरेक्शन पे तो निर्भर कर ही रही है, तो कर रही है कि नहीं। और एक अनादर क्वांटिटी है जो उस पॉइंट से रिलेटेड है, ग्रेविटेशनल फील्ड में जो रहता है, वो एक स्केलर क्वांटिटी है। आगे भी देखते हैं। अब देखो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल को v से डिनोट करते हैं किसी भी पॉइंट पे, और वो ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर होना चाहिए। ये तो भाई अंडरस्टूड है, बार बार मैं ग्रेविटेशनल फील्ड नहीं बोलूंगा। ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर ही ग्रेविटी लग रही है, ये भी याद रखना है ना। तो जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल है, हाँ ग्रेविटेशन पोटेंशियल और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ये दोनों एक दूसरे टर्म्स है। ये दोनों क्या है, अलग अलग टर्म्स है। ये अलग अलग टर्म्स हैं, तो इनमें कंफ्यूज नहीं होना इन दोनों में। ठीक है, तो पहले अभी मैं क्या बता रहा हूँ, ये ग्रेविटेशन पोटेंशियल जिसको क्या करते हैं, वी से करते हैं डिनोट। ये वाला बता रहा हूँ मैं, ये वाला जिसको वी से डिनोट करते हैं। ठीक है, चलो बड़ा टाइम वेस्ट हो गया, आगे देखते हैं। तो
तो और इसको वी से डिनोट करते हैं, और एक पॉइंट पी पे है ग्रेविटेशनल फील्ड में, तो हम इसको ऐसे बोल सकते हैं, वर्क डन पर यूनिट मास टू ब्रिंग अ बॉडी फ्रॉम इन्फिनिटी टू पी। द यूनिट ऑफ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इज जूल पर केजी। तो देखो v की जो अ, अगर तुम कोई वो निकालो, वैल्यू निकालो, तो v इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन एम, वर्क डन बाय मास। ये होती है v की वैल्यू। इसको सिंपल शब्दों में समझो कि एक केजी मास को इन्फिनिटी से पी पॉइंट तक लाने में कितना वर्क डन लगा ग्रेविटेशन से। यहाँ पे मैं नहीं ला रहा हूं, ग्रेविटी को एक केजी सामान को इन्फिनिटी से पी पॉइंट तक लाने में ग्रेविटी ने कितना वर्क किया, कितनी एनर्जी दी, वही होती है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल वी। अब पढ़ते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, जिसको हम यू से डिनोट करते हैं, ऑफ अ बॉडी एट अ पॉइंट पी इन अ ग्रेविटेशनल फील्ड इज डिफाइंड एज द वर्क डन टू ब्रिंग द ऑब्जेक्ट फ्रॉम इन्फिनिटी टू पी। द यूनिट फ्रॉम द ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी इज जी। जो हम वर्क डन वहां पे कर रहे थे कि एक केजी ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी से पी पॉइंट तक लाने पे जितना हम लोगों ने वर्क डन किया, उस वर्क डन को हम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी भी बोल सकते हैं, जिसको हम यू से डिफाइन करते हैं। तो अभी तक हम वी का फॉर्मूला क्या पढ़ते थे, v इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई एम, और डब्ल्यू किसके बराबर हो गया, यू के बराबर हो गया, जिसको हम क्या बोलते हैं, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। तो ये देखो, ये जो डब्ल्यू है, इसको हम किससे रिप्लेस कर देंगे, यू से, या यू को डब्ल्यू से रिप्लेस कर देंगे। तो ये दोनों आपस में इंटरचेंजेबल है। या फिर बोलो कि वर्क डन को, क्योंकि वर्क डन कर कौन रहा है, सिर्फ ग्रेविटी वर्क डन कर रही है, तो इसीलिए वर्क डन को और ग्रेविटी पोटेंशियल एनर्जी को दोनों को हम इक्वल मानेंगे। Hence, hence the gravitational potential energy U of a body of mass m at point where the gravitational potential V is controversially, है ना। Hence the gravitational potential energy U of a body of mass m at a point where the gravitational potential V is given by conversely। तो ये देखो, ये तो तुम्हें समझ आएगा कन्वर्सली कैसे है। ओके, क्या कर दिया हम लोगों ने, W को U से रिप्रेजेंट करा दिया, रिप्लेस करा दिया। तो ये थी हमारी ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी। पहले तो इसको देख के डर जाते थे। अब ये रही ग्रेविटेशन फील्ड, और ग्रेविटेशन फील्ड कहाँ तक होगी, ये तो सबको अंडरस्टूड है कि लग रही है दो ऑब्जेक्ट के बीच में, तो ग्रेविटेशन फील्ड कहाँ होगी, इन दोनों ऑब्जेक्ट के बीच तक ही होगी। ये ग्रेविटेशन फील्ड आर तक ही होगी ना, आर, क्योंकि दो ऑब्जेक्ट के बीच में ही लग रही। तो ये तो ग्रेविटेशन फील्ड तो तुम्हें पता चल गया कि है क्या, फील आ गया। अब देखो ग्रेविटेशन पोटेंशियल डिफरेंस, ये क्या है, ग्रेविटेशन पोटेंशियल डिफरेंस क्या है। और ग्रेविटेशन, उसके पहले तो ग्रेविटेशन पोटेंशियल जानना पड़ेगा, ग्रेविटेशन पोटेंशियल, और उसके लिए जाना पड़ेगा ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी, और उसके लिए जाना पड़ेगा कि ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी नियर द सरफेस ऑफ अर्थ। इतनी बातें जाननी है हमको आगे चल के। चलो आगे देखते हैं, इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड, फिर इसके आगे हम लोग आगे देखेंगे। ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी किसी भी पॉइंट